हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FP4I क्लासेस। आज हम लोग हमारे एनिमल फिजियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स। व्हाट आर एक्चुअली बॉडी फ्लूइड्स, या उनका फंक्शन क्या होता है। बॉडी फ्लूइड्स हमारी बॉडी के अंदर वो फ्लूइड्स हैं जो या तो किसी न्यूट्रिएंट को या हमारी जो रेस्पिरेटरी गैसेज है उसको अलग अलग ऑर्गन्स तक सप्लाई करने में हेल्प करेंगे, या फिर ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट जनरेट हुआ है उसको एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पर ले जाएंगे और अल्टीमेटली हेल्प करेंगे टू रिमूव इट आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो ये जो बॉडी फ्लूइड्स है ये किस तरीके से सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम पढ़ेंगे। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग टाइप का होता है, किसी के अंदर सिंगल होता है, किसी के अंदर डबल होता है। डबल में भी ये कंप्लीटली डबल हो सकता है या इनकम्प्लीट डबल हो सकता है, जो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी फ्लूइड्स। तो बॉडी फ्लूइड्स में हम जनरली जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा ब्लड। ओके, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। बॉडी फ्लूइड्स भी जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे इंट्रासेल्युलर जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, और एक होंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, इंट्रासेल्युलर जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, और ये कौन सी प्रोसेस से बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय साइक्लोसिस। जैसे अगर हम अमीबा और पैरामीशियम जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर हम बात करें तो उनके अंदर कोई ज़्यादा डेवलपमेंट तो है नहीं, उस सेल का जो साइटोप्लाज्म है या जो सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है उसी को हम उसका क्या कंसिडर करेंगे, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कंसिडर करेंगे। वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर देगा, वो सर्कुलेशन में भी हेल्प कर देगा, वो एक्सक्रीशन में भी कर देगा, एंड डाइजेशन ऑल्सो इट विल हेल्प। अगर हम एक्स्ट्रा सेल्युलर की बात करें तो एक्स्ट्रा सेल्युलर जो सेल के बाहर फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जैसे अगर हम ब्लड की बात करते हैं देन इट इज अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जितना टोटल एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है ना उसका 35% क्या है, हमारा ब्लड है। 35% इज ब्लड। टोटल एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड का ब्लड का कंपोजिशन कितना है, 35% कंपोजिशन है। अब ये करता क्या है, ये जो बॉडी फ्लूइड्स है किस में हेल्प करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। किसका ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट, गैसेस, हार्मोन्स, ठीक है, फ्रॉम टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब हमारा जो हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था कि हमारे अंदर 3 जर्म लेयर्स होते हैं। वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्यों ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि अंदर हमारे अंदर कौन कौन सी लेयर होती है, वी हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक है हम। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हमारे पास कौन कौन सी लेयर्स होती है, 3। फर्स्ट एंडोडर्म, सेकेंड मीजोडर्म, और थर्ड है हमारा एक्टोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, ये तीनों लेयर से अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑरिजिन किससे है, मीजोडर्म से। ऑल्सो हमारे हार्ट का ऑरिजिन जो है वो भी कौन सी लेयर से, मीजोडर्म से है। बट वहीं अगर हम इसकी लेयर्स की बात करें, कौन सी लेयर, मतलब हार्ट के अंदर जो मस्कुलर लेयर है उसके अंदर हम बात करें एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम और हमारा जो ब्लड वेसल की इनर लेयर है दैट इज ट्यूनिका इंटरना। कौन सी, ट्यूनिका इंटरना। इनका ऑरिजिन अगर हम देखें तो इनका ऑरिजिन कहाँ पर है, इनका ऑरिजिन है एंडोडर्म में। कहाँ पर है इसका ऑरिजिन, एंडोडर्म से है। ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑरिजिन और हार्ट का ऑरिजिन इज फ्रॉम मीजोडर्म, एंड एंडोकार्डियम और ट्यूनिका इंटरना जो है उसका ऑरिजिन कहाँ है, एंडोडर्म है। ओके, चलिए, जैसा कि मैंने बताया हम किसके बारे में बात करेंगे, ब्लड के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड इज दी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड और ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो अगर इसका वॉल्यूम हम देखते हैं, पहले हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो मेल और फीमेल में दोनों ही वॉल्यूम क्या होती है, अलग होती है। मेल एंड फीमेल 5 to 5.5 लीटर्स प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ मेल, और फीमेल में इट इज 4 to 4.5। एंड व्हाई दिस चेंज इज बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि फीमेल के अंदर अकर होती है, बिकॉज हर मंथ उनके अंदर क्या होता है, देयर इज लॉस ऑफ बॉडी ब्लड, देयर इज लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड दैट इज ब्लड। तो इस वजह से उनके अंदर ड्रास्टिक चेंज होता है अमाउंट के अंदर मेल से फीमेल में। ओके, देन अगर हम इसके पीएच की बात करें तो 7.2 और 7.4 इसका पीएच होता है। 7.2 जो है वो किसका पीएच होता है, वो होता है हमारी आर्टरीज का। किसका होता है, ये वेन्स एंड आर्टरीज। व्हाई आर्टरीज,
वेन्स का कम क्यों होता है, लाइक मोर नियर टू एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि हमने जब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा था तो हमें पता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन कैरी करता है, वेन्स कैरी करती है। तो वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड आई मीन कार्बन का कंपाउंड होगा, दैट इज HCO3। तो वो किसके अमाउंट को बढ़ा देता है, H+ आयन के अमाउंट को बढ़ा देता है, हमने वही पढ़ा था। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ H+ आयन किसके अंदर, वेन्स, इसलिए उनका पीएच क्या होता है, मोर टुवर्ड्स द एसिडिक। वैसे ये न्यूट्रल रेंज में लाई करता है, बट फिर भी अगर थोड़ा शिफ्ट हम देखें तो दैट इज 7.2 इन केस ऑफ वेन्स, और आर्टरीज में कितना होता है 7.4। ब्लड को जो है हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है हमारा प्लाज्मा, दूसरा है हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, या फिर कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, सेल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा इज हाउ मच, प्लाज्मा इज 55% ऑफ ऑल द बॉडी फ्लूइड, मतलब हमारे ब्लड का जितना कंपोजिशन है उसके अंदर 55% हमारा क्या है, प्लाज्मा। ये कैसा है, स्ट्रॉ कलर्ड है और विस्कस फ्लूइड, विस्कस मतलब गाढ़ा फ्लूइड है, ठीक है, स्ट्रॉ कलर्ड का होता है। देन इसके अंदर कितना परसेंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, दैट इज 90 to 92%। अब हमें यहाँ पर ये परसेंटेज याद रखने हैं बिकॉज हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। देन इसके अलावा इसके अंदर कौन से प्रोटीन्स, प्रोटीन का कंपोजिशन कितना है, 6 to 8%। अब अगर हम बात करें तो 3 मेजर प्रोटीन है, दैट इज फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, है ना, और एल्ब्यूमिन का काम क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस। ये दोनों ही बनते कहाँ हैं, दे ऑल आर फॉर्म्ड इन, दे बोथ आर फॉर्म्ड इन लिवर। किसके अंदर बनेंगे, लिवर के अंदर बनेंगे। फाइब्रिनोजन जो है इसका अमाउंट मिनिमम होता है और ये साइज में कैसे होता है, लार्ज होता है। कैसा होता है, लार्ज होता है। वही अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन की तो इसका अमाउंट क्या है, मैक्सिमम, और ये साइज में क्या होगा, स्मॉल होगा। बनने की साइट दोनों की क्या है, सेम, दैट इज लिवर ओनली, ओके। ग्लोब्यूलिन जो है, ग्लोब्यूलिन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ग्लोब्यूलिन अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा और बीटा दोनों ही हमारा बनेंगे लिवर में। गामा जो है इसको हम, इसका काम है, ये बनेगा लिवर और स्प्लिन में। इसका काम क्या है, इसका काम है इम्यूनिटी को देखना, और किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी। इसलिए हम एंटीबॉडीज को क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो गामा हो गया, एंड अल्फा और बीटा इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अल्फा और बीटा मैकेनिज्म को देखते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को देखते हैं। अदर देन दैट अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है हमारे आयंस। कौन से आयंस, आयंस में हमारे पास क्लोरीन, मैग्नीशियम, ओके। इसके अलावा कौन से आयंस होते हैं, इसके अलावा होता है कैल्शियम, सोडियम। सबसे हाईएस्ट अगर अमाउंट देखा जाए कौन से आयन का होता है, देन इट इज क्लोरीन, और अगर मिनिमम देखा जाए तो मैग्नीशियम, मिनिमम, और ये हो गया हमारा मैक्सिमम। क्लियर, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। उसके अलावा ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है एंड लिपिड्स प्रेजेंट है। सॉल्ट्स भी होते हैं। अगर सॉल्ट्स हम देखें तो कौन से सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स में हमें देख सकते हैं NaCl, NaHCO3, ये हमारे ब्लड में जो है वो प्रेजेंट ऑलरेडी होते हैं। अदर देन दैट अगर मैं ब्लड के प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दूं, मतलब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स में हटा दूं, तो उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, सीरम। क्या बोलेंगे उसे, हम सीरम बोलेंगे, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब अगर फंक्शन देखा जाए प्लाज्मा का तो ये किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, बॉडी को इम्यूनिटी देता है, देता है ना, अपने ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से देता है, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स के डिवॉइड है तो ये ब्लड लॉस को क्या कर लेगा, प्रिवेंट कर लेगा। रिटेंशन ऑफ ब्लड फ्लूइड इन द ब्लड, फ्लूइडिटी इन ब्लड, पीएच को मेंटेन करेगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑल ओवर दी बॉडी, क्योंकि ये पूरा यूनिफॉर्म लिक्विड है ना, तो पूरा ये जो लिक्विड है यही तो क्या कर रहा है, हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज को पूरा मेंटेन करके क्या ले जा रहा है, हमारी बॉडी में सर्कुलेट करवा रहा है। सर्कुलेट करवाने की वजह से ये क्या कर रहा है, बॉडी का ऑल ओवर टेम्परेचर क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। इसीलिए तो हम लोग कौन से हैं, हम वार्म ब्लडेड है, कि दैट वी कैन रेगुलेट आवर ओन बॉडी टेम्परेचर, ओके। अब जैसे यहाँ पर इसने बात करी है कि ब्लड के पीएच को ये मेंटेन करने वाला है, तो हम यहाँ पर बफर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ब्लड के बफर्स की बात करते हैं। तो ब्लड के अंदर 2 बफर्स है जो कि क्या करता है, इसकी न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ओके। ना कोई पॉजिटिव आयंस बढ़ाएगा ना नेगेटिव आयंस बनाएगा, इसको न्यूट्रल करके रखेगा। तो उसके लिए हमारे पास 2 बफर्स है, एक है हमारा हीमोग्लोबिन और दूसरा है हमारा कार्बोनेट आयन, ओके, कार्बोनेट आयन।
ये क्या करते हैं, ब्लड के पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहला आता है हमारा एरिथ्रोसाइट, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं रेड ब्लड सेल्स। क्या बोल सकते हैं नाम, रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। अब ये प्रोसेस जो है ये अकर कहाँ होता है, ये अकर होता है रेड बोन मैरो में। इसकी साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इट इज रेड बोन मैरो। अब मैंने यहाँ लिखा है ये मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट सेल है, मतलब हमारे जितने भी एलिमेंट्स, अगर हम सेल एलिमेंट्स देख लें उसके अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है, हमारा आरबीसीज है। इसका नंबर कितना होता है, इसका नंबर होता है अराउंड 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ द ब्लड। ठीक है, ये इसका अमाउंट होता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, अबंडेंट बोला। फिर उसके बाद रेड बोन मैरो में बन गया। देन लाइफ स्पैन इनका कितना होता है, अराउंड 120 डेज। कितने डेज का होता है, 120 डेज। और इनका डिस्ट्रक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, स्प्लिन में होता है, इसलिए इन्हें ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जाता है। ओके, फिर इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाना, हमारे ब्लड के एसिड बेसिक पीएच को क्या करके रखना, मेंटेन करके रखना। ओके, नाउ रोल ऑफ जेजी सेल। रोल ऑफ जेजी सेल किसके अंदर आता है, ये आता है एरिथ्रोपोइसिस में, कि एरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, जेजी सेल करती हैं। अब व्हाट इज जेजी सेल्स, व्हाट आर जेजी सेल्स, जेजी सेल्स आर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जो कि कहाँ बनती है, इन किडनी। कहाँ बनती है, ये किडनी में बनती है। एक्चुअली में होता क्या है कि ये फैक्ट्री रीसेट की तरह काम करती है आरबीसीज के लिए, कि जैसे ही हमारी बॉडी में आरबीसीज का काउंट कम होता जाएगा, ये जेजी सेल क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये एरिथ्रोपोइसिस को क्या करवा देंगे, इनहेंस करवा देंगे, प्रोसेस को क्या कर देंगे, स्टार्ट करवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा, ऐसा बोला जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। रीजन बीइंग कि जैसे ही हम ब्लड डोनेट करते हैं हमारी बॉडी में फॉर अ टाइम क्या हो जाता है, फॉर अ वाइल क्या हो जाता है, आरबीसी काउंट कम हो जाता है। तो उस आरबीसी काउंट कम होने पर ये जो जेजी सेल्स हैं किडनी के अंदर क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने पर ये कौन से प्रोसेस को स्टार्ट करवा देंगे, एरिथ्रोपोइसिस। और एरिथ्रोपोइसिस में क्या बन जाएंगे, हमारे आरबीसीज। अगर बहुत टाइम तक हमारी जेजी सेल्स एक्टिवेट नहीं होती है, तो जब उनको एक्चुअली में फंक्शन करना होगा ना, वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, जंग लग जाती है अगर हम किसी मशीन को बहुत टाइम तक यूज नहीं करें, तो ये भी यहाँ पे इसी तरह से काम कर रहा है, कि अगर मान लो किसी मशीन को हमने बहुत टाइम तक यूज नहीं किया, तो एक्चुअली में जब हमें उसका यूज करना होगा तब क्या होगा, वो चलेगा नहीं। तो सेम चीज यहाँ पर है कि जेजी सेल्स जो है वो क्या करती है, वो काम करती है एरिथ्रोपोइसिस को स्टार्ट करने का। ओके, सो दिस इज अबाउट एरिथ्रोसाइट्स। अगर एरिथ्रोसाइट्स का अमाउंट कम हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, रिडक्शन इन नंबर ऑफ आरबीसीज। देन नेक्स्ट आते हैं हम डब्ल्यूबीसीज एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पर ये कैसी होती है, ई न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है, ई न्यूक्लिएटेड, मतलब डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, एंड दे हैव हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन इज द बाइंडिंग साइट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ चुके हैं इन द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देन इनके पास ल्यूकोसाइट्स को WBCs बोला जाता है, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। इनके पास व्हाइट कलर क्यों है इनका, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी हीमोग्लोबिन, जो कि इनको रेड कलर इंपार्ट कर रहा है। ये कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, और ये लेस देन आरबीसी। लेस देन आरबीसी मतलब इनका नंबर कितना होगा, इट इज अराउंड 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ द ब्लड, ठीक है, ये इसका नंबर होगा। अब जो ल्यूकोसाइट्स है या WBCs है, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरा है हमारा ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स हम उन्हें कहेंगे जिनके अंदर थोड़े से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। और वैसे ही ए ग्रेन्युलोसाइट्स कौन से होंगे, जिनके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, तीन है ग्रेन्युलोसाइट्स में, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ओके, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो मल्टीलोब्ड होता है। कैसा होता है, मल्टीलोब्ड। ये जो होता है ये कैसा होता है, हमारा बाइलोब्ड।
ट्राइलॉब्ड, सॉरी, ये होता है हमारा ट्राइलॉब्ड और ये होता है बाइलॉब्ड। इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ओके, यहाँ पर ट्राइलॉब्ड है तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा और मल्टी लोब में इसी तरह के बहुत सारे लोब्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। फिर अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें तो इओसिनोफिल कितना परसेंट है? 2 to 3%। कितना है? 2 to 3%। वहीं अगर हम बेसोफिल्स की बात करें तो 0.5 to 1% एंड न्यूट्रोफिल्स इज अराउंड 60 to 65% ऑफ द टोटल WBCs। ओके, ये कॉरस ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये भी कॉरस होते हैं, दे आर आल्सो कॉरस। बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है ये, दिस इज ट्राइलॉब्ड एंड यहाँ पर होगा इट इज मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर, 3 to 5 lobes, दैट इज मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर। ओके, ये किससे? इओसिनोफिल है तो ये किससे स्टेन हो जाएंगे? किससे हम इसको दे सकते हैं? एसिडिक स्टेन से। ये किससे हो जाएंगे? बेसिक से, एंड दे आर विद बोथ वीक एसिड एंड वीक बेसिस। ओके, अब अगर फंक्शन की बात करा जाए तो इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल इओसिनोफिल्स है, ये किसके अंदर काम करती है? एलर्जी में, रेजिस्ट इन्फेक्शन में। ठीक है, वही अगर हम बात करें बेसोफिल्स तो ये हिपैरिन रिलीज करते हैं, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। ठीक है, हिपैरिन का काम क्या है? एंटी कोगुलेंट, इट एक्ट एज अ एंटी कोगुलेंट, जो हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट होने से क्या करेगा? रोकेगा। हिस्टामिन, हिस्टामिन इज ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एलर्जिक रिएक्शन जब बॉडी में होगी तो हिस्टामिन का रिलीज होगा। एंड सेरोटोनिन, सेरोटोनिन इज मोस्टली इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। वहीं अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। कैसे हैं? फैगोसाइटिक इन नेचर। अब अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करें, किसकी? WBCs के, तो यूजुअली होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं हम, दिस इज आर ये हमारी ब्लड वेसल है। ओके, ब्लड वेसल के अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारी, फॉर एग्जाम्पल फॉर नाउ हम इसको कंसिडर करते हैं दीज आर WBCs। ठीक है, हमें पता है, एंड दिस इज आर टिश्यू। यहाँ पर क्या हुआ है? किसी भी बैक्टीरिया का अटैक हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी बैक्टीरिया ने क्या किया है? इस सरफेस को इन्वेड किया है। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे? दिस ब्लड वेसल्स विल वैसोडाइलेट। क्या करेंगे? डायलेट करेंगे। डायलेट करने से ये क्या रिलीज करेंगे? दे विल रिलीज आउट दी WBCs। और हमें पता है WBCs कैन डू दी अमीबॉइक मूवमेंट, वो अमीबॉइक मूवमेंट कर सकती है, एंड दे कैन ट्रैप दी इनकमिंग फॉरेन बॉडीज। ओके, तो वैसोडाइलेशन होने के बाद WBCs बाहर निकलेंगे एंड दे विल फैगोसाइट, मतलब वो क्या करेंगे? जो भी बैक्टीरियल सेल है या जो भी फॉरेन सेल है उसको ट्रैप कर लेंगे एंड इट विल डिस्ट्रॉय द अपकमिंग बैक्टीरियाज। ओके, सो क्या करेंगे? ये वैसोडाइलेशन होगा यहाँ पर, देयर इज नो कॉन्स्ट्रिक्शन। देन हम बात करते हैं हमारे एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स जिनके पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इनके अंदर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मोनोसाइट्स और एक होता है हमारे पास लिम्फोसाइट्स। अगेन परसेंटेज हम देखेंगे, मोनोसाइट का परसेंटेज इज 2 to 10%, है ना। अगर लिम्फोसाइट्स की बात करें देन इट इज अराउंड 20 to 25%। ये लार्ज और राउंडेड होते हैं, दे आर स्मॉल, लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्रेजेंट इन द WBCs। ठीक है, इनका काम भी क्या है? फैगोसाइटोसिस है। बनते कहाँ हैं? ये बनते हैं बोन मैरो में। ओके, अगर जो मोनोसाइट्स है वो WBC को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं इन द बॉडी, देन दे आर नोन एज मैक्रोफाजेस। उनको क्या बोलेंगे हम? मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस काम उनका तब भी वही रहेगा, फैगोसाइटोसिस। क्या रहेगा उनका काम? फैगोसाइटोसिस ही रहेगा, बट अब ये WBCs में नहीं पड़े। ओके, WBCs में प्रेजेंट नहीं है फैगोसाइटोसिस। ओके, बनेंगे कहाँ? बोन मैरो में। वहीं अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स जो हैं वो फैगोसाइटिक होंगे, ये इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करेंगे। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, दैट इज T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। ठीक है, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स, इसको डिटेल में हम देखते हैं। T लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे फॉलोइंग टाइप्स के। फर्स्ट है T हेल्पर सेल, देन है T किलर सेल, T सस्पेंसर सेल
and T memory cells. Okay, these are the types of T lymphocytes. अब इनका फंक्शन हम देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं. तो फंक्शंस, T हेल्पर सेल का काम है हेल्प करना किसकी, बी लिम्फोसाइट की, बी लिम्फोसाइट की हेल्प करना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. किसके प्रोडक्शन में हेल्प करना, एंटीबॉडीज के. एक्चुअली में एंटीबॉडीज बनाएगा कौन, आपकी बी लिम्फोसाइट्स, लेकिन उनकी हेल्प करने कौन आ जाएंगे, टी हेल्पर सेल्स आ जाएंगे. टी किलर सेल्स, इनका नाम इनका फंक्शन जो है वो नेम से ही क्लियर है कि इनका काम क्या है, टू फैगोसाइटोस और डिस्ट्रॉय द फॉरेन सेल्स. या कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो कि अनवांटेड है, हमारी बॉडी में डिजायर्ड नहीं है, उसको किल करने का काम करेंगे. टी सस्पेंसर सेल का काम है टू सस्पेंड फंक्शन ऑफ टी किलर सेल, कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी सेल्स को मारने के चक्कर में ये जो बॉडी के अंदर की जो डिजायर्ड सेल है या सेल है उनको भी ये क्या करने लग जाए, डिस्ट्रॉय करने लग जाए. तो वो चेक करने के लिए या फिर अगर वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो उसको कम करने के लिए कौन हेल्प करेगा, इनकी टी सस्पेंसर सेल हेल्प करेगी. देन आते हैं टी मेमोरी सेल्स. इनका काम है मेमोराइज करना. क्या मेमोराइज करना, कि फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पर एक बैक्टीरिया ने क्या किया, बॉडी को इन्वेड किया, उसके अगेंस्ट इन्होंने जो भी एंटीबॉडीज बनाए हैं उसको याद रखना, जब वो नेक्स्ट टाइम पे वो बैक्टीरियाज क्या करे, वापस से इन्फेक्ट करे, ताकि इनके पास वो इन्फॉर्मेशन रहे कि हाँ इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है तो मुझे यही जो एंटीबॉडीज है वो प्रोड्यूस करनी है. तो वो मेमोराइज करने का काम कौन करेगा, मेमोरी सेल्स करेंगे. ओके, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर को देखें तो मोनोसाइट जो है वो किसकी तरह दिखता है, एक बीन शेप दिखता है, एंड लिम्फोसाइट इज कंप्लीटली सर्कुलर होता है. ओके, दिस इज बेसोफिल, 2 lobes, यू कैन सी ट्राइलॉब्ड, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स बाइलॉब्ड. ओके, देन आते हैं थ्रोम्बोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट्स को हम और क्या बोलते हैं, वी कॉल इट प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स जो है वो बनते किससे हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स. अगर मेगा कैरियोसाइट्स का क्या होने लग जाए, फ्रेगमेंटेशन होने लग जाए. क्या होने लग जाए, फ्रेगमेंटेशन, तो वो क्या बनाएंगे, हमारी प्लेटलेट्स बनाएंगे. व्हाट दे विल फॉर्म, दे विल फॉर्म प्लेटलेट्स. ठीक है, बनेंगे कहाँ पे, साइट ऑफ फॉर्मेशन कहाँ होगा, दैट इज बोन मेरो. कहाँ पर बनेंगे ये, बोन मेरो में. ओके, दे ऑल्सो रिलीज सम कोगुलेटिंग फैक्टर्स जिनका अराउंड नंबर कितना होता है, 13. कितने होते हैं ये, 13. और इनका लाइफ स्पान कितना होता है, 9 to 10 डेज का. वहीं अगर हम WBCs का लाइफ स्पान देखें तो WBCs का लाइफ स्पेन होता है अराउंड 12 to 20 डेज. ठीक है, सबसे हाईएस्ट तो किसका होता है, आरबीसीज का, फिर अगर हम देखें तो हमारे प्लेटलेट्स का, एंड देन उसके बाद WBCs का. ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे ब्लड ग्रुपिंग की. ओके, ब्लड ग्रुपिंग जो है वो 2 चीज़ों से बनता है, एक तो एंटीजन से और एक एंटीबॉडी से. एंटीजन जो है, एंटीजन हमेशा प्रेजेंट होता है. 2 तरह के एंटीजन है हमारी बॉडी में, A और B. ये एंटीजन हमेशा किस पर प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन आरबीसीज. कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, आरबीसीज. वहीं अगर मैंने जैसा बोला कि एंटीबॉडीज है, तो एंटीबॉडीज भी 2 ही होंगी, एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी B. एंटी A और एंटी B, ये भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, दीज आर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा. प्लाज्मा की सरफेस पे होंगे. एंटीजेंस विल बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज और एंटीबॉडीज विल बी ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा. ओके, डिपेंडिंग अब किस इंडिविजुअल के अंदर कौन सा एंटीजन है, कौन सी एंटीबॉडी है, देयर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स, A, AB, AB एंड O. ठीक है, तो A जो ब्लड ग्रुप है उसके पास एंटीजन किसका होगा, A का होगा, और एंटीबॉडी किसकी होगी, B की होगी. क्यों होगी B की एंटीबॉडी, क्योंकि अगर मान लो उसके पास A की ही एंटीबॉडी होती तो वो तो सारे एंटीजन्स को मार देता, फिर बचता नहीं. तो दैट्स वाई इसके पास किसकी एंटीबॉडी होगी, B की. सिमिलरली अपोजिट किसके अंदर होगा, इन केस ऑफ B. अगर हम AB की बात करें तो इसके पास अब दोनों के ही एंटीजन प्रेजेंट है, A का भी एंटीजन है और B का भी एंटीजन है. तो ऑब्वियस ये बात है कि किसका एंटीबॉडीज नहीं रख सकते, दे कैन नॉट कीप द एंटीबॉडीज ऑफ A एंड B बोथ. तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती. वहीं अगर हम बात करें O की, तो O के पास दोनों ही एंटीबॉडी होते हैं, A भी होता है B भी होता है. ऑब्वियस ही बात है, A और B दोनों एंटीबॉडीज है, तो ये किसी भी एंटीजन को अपने अंदर रहने नहीं देगा. दैट इज योर, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 0 हो गया. ठीक है, मतलब इनके पास कोई भी एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा. देन अगर हम डोनर और रिसीवर की बात करें तो
जो ए है वो किसको डोनेट कर सकता है, ए और ओ को डोनेट कर सकता है, प्लस ये ब्लड ले किससे सकता है, ए और बी से ले सकता है। बी है वो बी और ओ दोनों को दे सकता है एंड रिसीव कर सकता है बी और ए बी से। ए बी जो है वो सभी को डोनेट कर सकता है लेकिन ले सिर्फ किससे सकता है, ए बी से। दैट इज वाई इट इज नोन एज द यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स। क्या बोल सकते हैं इसको हम, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। और डोनर जो है ओ जो है वो सभी को दे सकता है, ओ ए बी, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ओके ये तो बेसिस था किसके बेसिस पे, एंटीजन के बेसिस पे। अब ऑन द बेसिस ऑफ RH अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है, ओके RH ये रीसस फैक्टर है जिसको लैनिस्टर ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1940। अगर RH प्रेजेंट है देन दैट इंडिविजुअल इज नोन एज RH पॉजिटिव, और अगर एब्सेंट है तो दैट इंडिविजुअल इज RH नेगेटिव। परसेंटेज की बात करें तो ये अराउंड 80% पॉपुलेशन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंड 20% पॉपुलेशन इज व्हाट, RH नेगेटिव। ओके अब जैसे हम A का B को नहीं दे सकते, ऐसे चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही RH पॉजिटिव वाले को RH नेगेटिव का ब्लड नहीं दे सकते और RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव का ब्लड नहीं दे सकते। पॉजिटिव विल रिसीव ओनली फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल रिसीव ओनली फ्रॉम नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक्सचेंज हो गया तो क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, डिजीजेस होंगे, डिसऑर्डर्स होंगे जो कि हम अफोर्ड नहीं करना चाहते। अब अगर हम एक क्लासिक एग्जांपल देखें कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव अगर किसी एक इंडिविजुअल की बॉडी में आ जाता है तो उससे क्या हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट लेट अस कंसीडर कि जो फादर है, वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस कंडीशन, ठीक है, इसको हम RH इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे RH पॉजिटिव है तो आप देख सकते हैं ये सारे जो RH फैक्टर्स हैं ये प्रेजेंट है इसलिए इसको RH पॉजिटिव बोला, यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है इसलिए ये RH नेगेटिव कहलाया, ठीक है। अब फादर के पास कैसा ब्लड है, फादर इज RH पॉजिटिव एंड मदर इज RH नेगेटिव। ओके तो ड्यूरिंग दी फर्स्ट प्रेगनेंसी गैमेट फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, यू कैन सी दिस बॉडी पार्ट इज ऑफ द मदर, यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव है ना, बट जो फीटस है उसका कैसा है, पॉजिटिव है। बट फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, ये पॉजिटिव जो है ना वो सेपरेटेड रहता है फ्रॉम दी मदर्स बॉडी, किसकी हेल्प से, प्लेसेंटा की हेल्प से। बट एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, कौन से टाइम पर, पार्चुरेशन के टाइम पर, पार्चुरेशन इज अ वेरी इंटेंस प्रोसेस ना, तो उसके अंदर ब्लड लॉस भी होता है, ब्लड ऑब्वियस सी बात है उसमें हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो पार्चुरेशन में चांसेस है कि क्या हो जाए, ये जो ब्लड है पॉजिटिव जो ब्लड है वो किसके अंदर चला जाए, मदर के अंदर चला जाए। तो इस केस में क्या होगा, जैसे अब मदर की बॉडी के लिए ये जो पॉजिटिव एंटीजन है ये तो क्या है, फॉरेन हो गया, तो मदर की बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगी, मदर्स बॉडी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग दी एंटीबॉडीज, क्या स्टार्ट कर देंगे, एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगे। स्टिल ये एंटीबॉडीज किसकी होंगी, पॉजिटिव वाले के लिए होंगे। अब इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी कि अगर ऐसा होता है कि अगेन फीटस कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव वाला, तो अब तो ऑलरेडी इसकी बॉडी में क्या है, एंटीबॉडीज, मदर की बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, देन व्हाट इट विल डू, ये स्टार्ट कर देंगे इसको डिस्ट्रॉय करना, किसको, फीटस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। इस केस में हो सकता है फीटस को मेंटली रिटार्डेड हो, निमोनिया हो सकता है, ठीक है, जॉन्डिस हो सकता है, एंड इवन इन सम सीवियर केसेस कैसा बर्थ हो सकता है, स्टिल बर्थ, द इन्फेंट इज डेड, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस की फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज द ब्लड इज कंप्लीटली सेपरेट, बट इन सेकेंड केस ऐसा चांसेस है कि दोनों क्या हो जाते हैं हमारे फ्यूज होने, मतलब इसकी बॉडी में ऑलरेडी क्या बन गया है, एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज ट्राई करेगी इसको डिस्ट्रॉय करने का। ओके सो दिस इज योर RH इनकम्पैटिबिलिटी या एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। तो ये बात हो गई RH इनकम्पैटिबिलिटी की। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग या फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, दिस इज द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। इसमें होता क्या है कि जब भी हमारे इंजर्ड टिश्यू है, जहाँ पर भी इंजरी हुई है वहाँ से क्या रिलीज होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंड जो हमारा ये फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी टिश्यू है, यहाँ पर क्या हुआ है, इंजरी हुई है, तो ये क्या रिलीज करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। वहीं पर हमारी जो प्लेटलेट्स है वो प्लेटलेट्स क्या होने लग जाएंगे, डिपॉजिट होने लग जाएंगे, एंड दे विल आल्सो रिलीज व्हाट, दे विल रिलीज द प्लास्टिन फैक्टर जो कि अल्टीमेटली है हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन ही, ठीक है, ये रिलीज होने लग जाएंगे। ये दोनों कंबाइन होकर के दे विल गो टू द एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेज, और ये प्रोथ्रोम्बिनेज क्या काम करेगा, ये काम करेगा एक्टिवेट करने का, किसको एक्टिवेट करने का, प्रोथ्रोम्बिन जो कि क्या है, इनएक्टिव है,
इस इनएक्टिव कंपाउंड को एक्टिवेट करके किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करेगा. दिस थ्रोम्बिन विल अगेन एक्टिवेट किसको, फाइब्रिनोजन को. फाइब्रिनोजन इज ऑल्सो इन इनएक्टिव फॉर्म. ये फाइब्रिनोजन है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रिन के अंदर. फाइब्रिन इज सॉल्युबल एंड इन फाइब्रिनोजन इज इनसॉल्युबल. ये जो फाइब्रिन्स है ये क्या करना लग जाएंगे, ये छोटे छोटे थ्रेड्स बनाना शुरू कर देंगे. एंड दिस थ्रेड्स आर दी अल्टीमेट आर क्लोथ्स. अब ये जो थ्रेड्स है ये बनते किससे हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन. किससे बनेगा, पॉलीमराइजेशन से. अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये बनता कहाँ है, ये इट इज मेड फ्रॉम द विटामिन के. किससे बनेगा ये, हमारे विटामिन के से बनेगा इन दी लिवर्स. कहाँ बनेगा, ये लिवर में बनेगा. ओके. वहीं अगर ये फाइब्रिन थ्रेड्स जो है ये क्या करेंगे, अल्टीमेटली जो भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी उस इंजर्ड टिश्यू से बाहर निकल रही है उसको ट्रैप करने का काम करेगा. ओके. देन आई हैव मेंशन्ड हियर एंटीकोगुलेंट. एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं, एंटीकोगुलेंट वो सब्सटेंस होते हैं, एंटीकोगुलेंट ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं क्या, ब्लड को कोगुलेट होने से प्रिवेंट करते हैं. कि हमारी बॉडी में तो फिर पूरा हमने बोला है कि ब्लड फ्लो होता है तो उसको रोक देता है. तो हमारी बॉडी में भी तो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, बट वो नहीं रुकता है. क्यों नहीं रुकता है, क्लॉट क्यों नहीं होता है, रीजन इज बिकॉज ऑफ द एंटीकोगुलेंट. हमारी बॉडी में जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है दैट इज हेपेरिन. ये क्या है, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है. वहीं अगर हम देखें सेकेंड EDTA है. EDTA क्या है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड. ये जो EDTA है ना, इट इज अ आर्टिफिशियल. ये क्या काम करते हैं, ये इट एक्ट्स एज अ चिलेटिंग आयन. आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दैट इज अ चिलेटिंग आयन. ये क्या करते हैं, दे ट्रैप. चिलेटिंग आयन के पास टेंडेंसी होती है किसको अट्रैक्ट करने की, अपने पास एलिमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, मेटल आयंस को अट्रैक्ट करने के लिए. तो जो भी ब्लड आया है उसके अंदर अगर कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो उसको ट्रैप करने का काम कौन करेगा, EDTA करेगा. दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड आर्टिफिशियली, बाहर की तरफ हमारी बॉडी से बाहर यूज किया जाता है. कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा है जो स्मोक वगैरह ऐसा कुछ कर रहा है, उसके बॉडी में अगर कोई भी ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उसको अगर हम किसी ऑर्गन के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं उससे पहले हम उसको किससे ट्रीट करेंगे, EDTA से. ताकि क्या हो कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हो, टॉक्सिक एलिमेंट्स हो, उसको ट्रैप कर ले. कौन ट्रैप कर ले, EDTA. उसको फिर बॉडी से रिमूव कर दिया जाए एंड देन दैट ब्लड इज रेडी टू ट्रांसफ्यूज. ओके. So this is about coagulation of blood. So with this first part of the chapter is completed. Next part में हम हार्ट और उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. Okay. Thank you for watching.